आज का टारगेट चैप्टर 9 और उसके बाद 12 और जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं उनको आज हम लोगों ने अनफोल्ड करना है। तो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने आउटपुट गैप देखा था, उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। आउटपुट गैप क्या था? आउटपुट गैप क्या था? आउटपुट गैप, आउटपुट गैप, सन्नाटा। चलिए, नेगेटिव गैप क्या था? ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल या एक्चुअल? नेगेटिव गैप में कल अभी आपको बताया कि आउटपुट गैप दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव गैप और एक होता है हमारे पास नेगेटिव गैप। नेगेटिव गैप में क्या है, जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है फ्रॉम एक्चुअल, और यहाँ पे एक्चुअल ज़्यादा है फ्रॉम पोटेंशियल। अच्छा, इन दोनों गैप्स के हमने कुछ और नाम भी कल देखे थे। क्या नाम थे? पॉजिटिव गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इसको कहा जाता है, रवानी देखना यार, और इसको कहा जाता है डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप। तो मुल्क में ज़्यादा रिसेशन भी अच्छी नहीं है और मुल्क में ज़्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छी नहीं। गवर्नमेंट ने अब इन दोनों गैप्स को ओवरकम करना है, और गवर्नमेंट कैसे ओवरकम करेगी? बाय अप्लाइंग two types of policies. One is called fiscal policy, policies by government. One is called fiscal policy and other one is called monetary policy. Fiscal policy is basically गवर्नमेंट टैक्सेस कितने लेती है आवाम से एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कितनी दे रही है आवाम को। एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज टेक्निकली मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, ये हमने कहाँ सीखना है? मॉनेटरी पॉलिसी में। और फिस्कल पॉलिसी it is taxes along with the spendings. अगर मैं बात करूं फिस्कल पॉलिसी की तो आप लोगों को कल मैंने टैक्सेस का एक होमवर्क दिया था। मैंने आपसे कहा था कि टैक्सेस को आपने एक दफ़ा देख कर आना। देख कर आए? अल्लाह करे देखा हूँ। फिस्कल पॉलिसी इज़ बेसिकली ऐसी पॉलिसी जहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा दो तरह से आता है, थ्रू टैक्सेस एंड अदर देन टैक्सेस। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो टैक्सेस के थ्रू आ रहा है एंड अदर देन टैक्सेस। टैक्सेस अब कौन कौन से होंगे ज़रा बताइए मुझे। आप कोई से 4 टैक्सों के नाम बता दें। नहीं, नाम पूछें, एग्जांपल्स पूछें, आप टाइप्स बता दें। जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस होते हैं। तो ये रेवेन्यू जो हासिल करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम टैक्सेस। ये पैसा जो गवर्नमेंट आवाम से हासिल कर रही है, ये पैसा कहलाएगा इनका टैक्स रेवेन्यू। और इसके अलावा अगर पैसा गवर्नमेंट जनरेट करती है आवाम से इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, डैमेजेस,
ये पैसा कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो दो तरह का रेवेन्यू है, एक टैक्स रेवेन्यू है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसी तरह दो तरह के खर्चे भी हैं, खर्चे भी दो तरह के हैं, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक कहलाते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और एक कहलाते हैं नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो हैं जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। नून लीग क्या क्या काम कर रही है आजकल अवाम के लिए, जो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो तो उनका पेशा ही है। सड़कें पहले बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रिक बसेस, और बताएं, स्टूडेंट्स के लिए काम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आती हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ना, ये वो खर्चा है जो कि इंसान या उनका वोटर देखता है, इम्प्रेस होता है और फिर जाके वोट देकर आता है। तो आप कोई भी काम कर लें रेलवेज़ के ऊपर, आप कोई भी काम कर लें एग्रीकल्चरल के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, यूटिलिटीज़ के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, हर वो चीज़ जो कि आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब जैसे ये 7 गली के अंदर काम चल रहा है, नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बट अगर हम बच्चों को फ़ी में डिस्काउंट दे दें, वो नज़र आएगा नहीं, तो दिस वुड बी नॉन डेवलपमेंट। अब खर्चा तो हमारा हो रहा है, अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि खर्चा हो रहा है, तो ये खर्चा कहलाएगा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। वो पैसा जो कि गवर्नमेंट लगा तो रही है मगर नहीं, क्या नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, तो वो तो कंट्रोल कर रही है ना। खैर, सोशल सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें कहाँ पे चली जाएंगी, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। तो दो तरह के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू और दो तरह के ही खर्चे। इसको आसान करने के लिए किताब में एक टेबल मौजूद है, एक दफ़ा ये टेबल देख लें, बल्कि अगर पॉसिबल है तो हल्का सा बना ही लें। जब हाथ से गुजरती चीज़ तो वो ज़रा देर तक याद रहती है, मतलब जल्दी से टाइम रफ सा बना ले। तो टैक्स रेवेन्यूज में क्या क्या आ गए, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स सारे। नॉन टैक्स में क्या क्या आ गए, इनकम्स, पेनल्टी से, प्रॉफिट से, रेंट से, डिविडेंड से, और वो खर्चे आ गए हमारे। तो इस तरह का एक MCQ आ सकता है कि भाई ये चीज़ है, बताइए डेवलपमेंट खर्चा है, नॉन डेवलपमेंट खर्चा है, दोनों हैं या दोनों में से कोई भी नहीं है। और सेम चीज़ वो रेवेन्यू साइड से भी पूछ सकता है। गेन टैक्स वो टैक्स जो कि आपकी इनकम पे लग रहा है, अगर एक आपकी इनकम एक हद से बढ़ रही है, आपकी इनकम अगर एक हद से बढ़ जाती है, उस पे लगने वाला टैक्स गेन टैक्स कहलाता है। इसको आप बेसिकली कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, इसका पूरा नाम नहीं, इनकम टैक्स की वर्किंग में नहीं आएगा, ये अलग से निकलता है। जैसे आपने शेयर्स बाय किए हैं और आप अपने शेयर्स बेचें, बेचने पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे टैक्स, दैट इज गेन टैक्स। यानी जो आपको इनकम हुई है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जो आपको गेन हुई है, ये इनकम टैक्स में नहीं आता। बस जल्दी से आपने उतार देना था, ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें।
हो गया? हो गया? चलें आगे? अच्छा सुनिएगा ज़रा। अब हमारे पास दो तरह के गैप हैं, एक इन्फ्लेशनरी गैप और एक डिफ्लेशनरी गैप। इस फिस्कल पॉलिसी ने इन दोनों गैप्स के ऊपर काम करना है और गैप को ख़त्म करना है। इन्फ्लेशनरी गैप में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और यहाँ पे रिसेशन है। तो दो तरह की पॉलिसीज़ हमें मिलती हैं फिस्कल के अंदर, एक कहलाती है एंटी इन्फ्लेशनरी और एक कहलाती है एंटी डिफ्लेशनरी। एंटी कहते हैं अगेंस्ट। तो एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी मैं पॉजिटिव गैप पे लगाऊं या मैं नेगेटिव गैप पे लगाऊं? एंटी इन्फ्लेशनरी मैं किस गैप पे लगाऊं? पॉजिटिव पे लगाऊं या नेगेटिव पे लगाऊं? पॉजिटिव पे लगाऊं। तो चूंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे लगेगी कौन सी पॉलिसी? एंटी इन्फ्लेशनरी। और यहाँ पे कौन सी लगेगी? एंटी डिफ्लेशनरी। इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसका भी कौन नाम है? इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक कॉन्ट्रैक्शनरी है और एक एक्सपेंशनरी है। अब ये पॉलिसीज हैं क्या, ये समझते हैं। देखिए ज़रा सामने, मुझे बताइए आपको कौन सा गैप नज़र आ रहा है इस वक्त? ये कौन सा गैप है स्क्रीन के ऊपर? क्या ये नेगेटिव गैप है या ये पॉजिटिव गैप है? ये पॉजिटिव गैप है। श्योर, लॉक कर दिया जाए। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन रहा है और अगला इक्विलिब्रियम से आगे जा रहे हैं पीछे है? गौर से देखें। इक्विलिब्रियम किधर बन रहा है? इक्विलिब्रियम P2 पे है या P1 पे बन रहा है? कहाँ बन रहा है? B2 पे बन रहा है। और अगला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P2 से आगे है या P2 से नीचे है? नीचे है। दिस इज व्हाट वी कैन अचीव, दिस इज व्हाट वी आर अचीविंग। तो अब बताएं नेगेटिव गैप है कि पॉजिटिव गैप है? नेगेटिव गैप है। ये गैप कौन सा है? नेगेटिव। अब इस नेगेटिव गैप को अगर मुझे ख़त्म करना है तो मुझे क्या ये वाला एग्रीगेट डिमांड, इस एरो को देखें, इधर लेके जाना पड़ेगा। ये जो एग्रीगेट डिमांड 1 आ रहा है, इसको उठा के मुझे कहाँ पे फेंकना पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड 2 के ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाकर मेरा ये गैप ख़त्म होगा। अभी ये वाला गैप कौन सा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव गैप। इस नेगेटिव गैप को ख़त्म करने के लिए मुझे एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है कि कम करना? बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है तो आवाम को ज़्यादा पैसे दिए जाएं या आवाम से पैसा लिया जाए? दिया जाए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करूं कि टैक्स ज़्यादा लगा दूं? स्पेंडिंग ज़्यादा करूं और टैक्सेस क्या कर दूं? क्या यही बात लिखी है? रिड्यूसिंग टैक्सेस, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। तो ये कौन सा गैप हम लोग ख़त्म कर रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव गैप का दूसरा नाम क्या था? हाँ, वो तो पॉलिसी है, डिफ्लेशनरी गैप। तो पॉलिसी कौन सी लगाएंगे? एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। पॉइंट समझ आया? पहले आपने देखा, एक दो बार रिपीट कर देता हूँ। पहले आपने देखा
कि गैप कौन सा है। अच्छा, गैप पता कैसे चला? दिस इज माई मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट, उल्टा हो गया ये, दिस इज माई मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैं ये पोटेंशियल अचीव कर सकता हूं, असल में मैं कहां पे अचीव कर रहा हूं? y1 पे। तो ये yp से लेफ्ट पे है, राइट पे नहीं है। अगर राइट पे होता फिर क्या होता? पॉजिटिव गैप होता। चूंकि ये इससे पीछे है तो नेगेटिव गैप में खड़े हुए हैं, रिसेशन में खड़े हुए हैं। इसको उठा के अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे किसको बढ़ाना पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड को। और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? CIG x माइनस m। उसमें G आता है। G क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ाऊंगे कम करूं? और टैक्सेस को? ये बात लिख लें। इसको जल्दी से अपने अल्फाज में लिख लें ताकि अगर आप रिवाइज करें तो आपको याद रहे। चलो मैं पूरा कर देता हूँ आपके साथ। ये डन, लिख लें। चलिए आगे। अच्छा जी, अब मुझे बताइए ये गैप कौन सा? ये गैप कौन सा? YP से हम आगे खड़े हुए हैं, इतना कर सकते हैं मगर एक्चुअल में इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। ये हमारी पोटेंशियल है, ये हमारा एक्चुअल आउटपुट। तो नेगेटिव के पॉजिटिव? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में ये है कि आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है कि कम करना है? तो टैक्सेस और स्पेंडिंग्स, इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। और इसका नाम क्या रखेंगे? एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी, या चूंकि हम उसको कंजस्ट कर रहे हैं, सुकेड़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसलिए आपको कल आउटपुट गैप करा के भिजवाया था कि आप इसको इसके साथ जोड़ सकें। इतना लेट? हाँ जी, हो गया। चल आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कौन सी पॉलिसी इकोनॉमी को स्पीड अप कर देगी? एक्सपेंशनरी स्पीड अप करेगी कि कॉन्ट्रैक्शनरी स्पीड अप करेगी? एक्सपेंशनरी स्पीड अप करेगी। और स्लो कौन करेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी स्लो करेगी। अब आते हैं चैप्टर 12 पे, मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में ना कुछ चीज़ें आपको लिखवाने वाली हैं, आप ज़रा काइंडली एक अदद कागज़ अपने पास रखिएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ मिलता है आपको? चैप्टर नंबर 12 में। तो ये आपने जब रिवीजन भी करनी है ना तो इनको जोड़ के पढ़ना ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली बिल्ड हो जाए। 6 से पकड़ना है आउटपुट गैप, 10 से पकड़ना है फिस्कल पॉलिसी, और 12 से पकड़ना है मॉनेटरी पॉलिसी। लिखें ज़रा, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? सेंट्रल बैंक। अच्छा एक सेकंड, सेंट्रल बैंक क्या होता है? पाकिस्तान में कौन सा बैंक है ये?
सेंट्रल बैंक को पाकिस्तान में क्या कहेंगे? स्टेट बैंक। लिखें, अब मैं सेंट्रल बैंक बोलूँ या स्टेट बैंक बोलूँ एक ही बात होगी। सेंट्रल बैंक कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई फॉर कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई फॉर कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक controlling the money supply for commercial banks is called monetary policy. Central bank controlling the money supply for commercial banks is called monetary policy. फिर नीचे एक हेडिंग खोलें, बैंक रेट। बैंक रेट, ये आपने हेडिंग खोलनी है नीचे, जस्ट लाइक आप नोट्स बना रहे हो। बैंक रेट, इसको डिफाइन करें। ये वो रेट है, ये वो रेट है जिस पे, ये वो रेट है जिस पे, नहीं, ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता। ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता। ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता, बैंक रेट। ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को क्या दे रहा है? लोन दे रहा। देख लिया? अब जरा सामने देखिएगा, अगर मुझे मुल्क में इन्फ्लेशन ख़त्म करनी है, मुल्क से क्या ख़त्म करनी है? इन्फ्लेशन ख़त्म करनी है, तो मुझे एग्रीगेट डिमांड कम करना है कि बढ़ाना? कम करना। एग्रीगेट डिमांड आगे गया हुआ ना, इन्फ्लेशन में पॉजिटिव गैप होता आगे गया हुआ है, खैंस के कहाँ पे लेकर आना है? पीछे लेकर आना। तो एग्रीगेट डिमांड अगर मैं कम कर रहा हूँ तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं कस्टमर की परचेजिंग पावर कम कर रहा हूँ, बाइंग पावर कम कर रहा हूँ? कस्टमर की बाइंग पावर कम करने से क्या ये भी मुराद है कि मैं उससे पैसा छीन रहा हूँ या उसको नया पैसा नहीं दे रहा? ऐसे ही है। अच्छा, अगर स्टेट बैंक, फर्ज करें स्टेट बैंक है और एक मिज़ान बैंक है, स्टेट बैंक ने उधार दिया मिज़ान बैंक को और पिछले साल से ज़्यादा रेट पे दिया। जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रहा है तो पिछले साल लोन की जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें जो रेट चार्ज हुआ था वो हुआ था 6%। इस दफ़ा सेंट्रल बैंक ने वो परसेंटेज बढ़ा के 6 से 10 कर दी। तो मिज़ान बैंक के पास जो पैसा आया है वो पैसा महंगा आया है कि सस्ता आया? महंगा आया। अब अगर कोई राह चलता आदमी मिज़ान बैंक में आए और कहे कि मुझे लोन चाहिए, तो मिज़ान बैंक को पैसा 10% में मिला हुआ है, आगे ये पैसा 10 से ऊपर देगा कि 10 से नीचे देगा? 10 से ऊपर देगा। तो जो कस्टमर आया है लोन लेने के लिए उसको भी ये लोन महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है। तो क्या वो लोन लेगा? नहीं लेगा। जब वो लोन नहीं लेगा उसके पास पैसा आएगा? पैसा नहीं आया, यानी कि मनी सप्लाई कम हो गई। जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो क्या उसके पास बाइंग पावर होगी? जब बाइंग पावर ही नहीं है तो क्या इन्फ्लेशन होगी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? ये ट्रेंड देख लें। इंक्रीजिंग बैंक रेट, पहले सुन लें, इंक्रीजिंग बैंक रेट, उससे क्या हुआ? बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई। जब बोरिंग कॉस्ट बढ़ी तो मनी सप्लाई क्या हो गई? टाइट। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने
इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दिया, उससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम, और हमने किस पे काबू पा लिया। और अगर मुझे डिफ्लेशन पे काबू पाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब कुछ रिवर्स कर दूं। ये बैंक रेट कम हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लोन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और मैं रिसेशन पे या डिफ्लेशन पे कंट्रोल हासिल कर पाऊंगा। ये दोनों बातें लिख लें इसी तरह कि बैंक रेट से आप कैसे इन्फ्लेशन को कवर करेंगे और आप कैसे डिफ्लेशन को कवर करेंगे। इसका कोई इम्पैक्ट आता है रहमान, वैसे वैसे बंद है। ये दोनों बातें आपने लिखनी है, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन भी और कंट्रोल ऑन डिफ्लेशन भी। जब लिख लें तो मुझे बताइएगा। लिख लिया, हो गया। आगे खोले हेडिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हेडिंग खोले, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस लिख लेकिन सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक को अपने एसेट्स बेचना, सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक को अपने एसेट्स बेचना कहलाता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक को अपने एसेट्स बेचना, अपने एसेट्स बेचना। लिख लिया? चलो ये बताइएगा कॉमन सेंस क्या क्या कहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन पे काबू पाया जाए,
तो इन्फ्लेशन पे तो उस वक्त काबू पाएंगे ना जब एग्रीगेट डिमांड को गिरा देंगे, और एग्रीगेट डिमांड को गिराने के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? गलत, कम होना चाहिए। हमें एमएस कम करनी है ना, तो अगर मुझे मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक्स के पास कम करनी है तो उनसे पैसा छीनना है कि उनको पैसा देना है? छीनना है। तो अगर मुझे किसी से पैसा लेना हो तो स्टेट बैंक उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा या उससे ख़रीदेगा? बेचेगा। मेरे पास अगर ये मार्कर है और आपके पास जेब में 50 रुपये हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी जेब से 50 रुपये निकल जाएँ, तो मैं आपको ये मार्कर बेचूंगा ना, इसके बदले आप मुझे क्या देंगे? 50 रुपये। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमने इन्फ्लेशन कम करनी है तो सेंट्रल बैंक ऑर्डर पास करता है कमर्शियल बैंक्स को कि मेरी सिक्योरिटीज़, मेरे एसेट्स ख़रीदो, और जब वो ख़रीदते हैं उनकी जेब से पैसा या उनके अकाउंट से पैसा निकलता है। पैसा कहाँ पे जाएगा? स्टेट बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। जब इनके पास पैसा ही कम है तो जो लोन मांगने के लिए आएंगे उनको पैसा भी कम मिलेगा, मनी सप्लाई टाइट हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और किस पे कंट्रोल आएगा? इन्फ्लेशन पे बढ़ जाएगा। इसको भी आपने डुअल बनाना है, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन एंड देन कंट्रोल ऑन डिफ्लेशन। बनाइएगा। ज़्यादा ऊपर हो गया। कोशिश करें खुद बगैर देखे बनाएं और फिर सामने से एक दफ़ा कंफर्म करें कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। कोशिश ही होनी चाहिए। जी, इन्फ्लेशनरी गैप में पीक होता है कंट्री का? क्या चीज़? इन्फ्लेशनरी गैप में ये इसमें पीक होता है। पीक से मुराद? बूम होता है। बूम, हाँ, इसमें बूम हो रहा होता। जब इकॉनमी अपने बूम पे होती है ना तो वहाँ पे गैप निकलता है। और उसके बाद वो बूम नीचे भी गिरता है, तो हर अरूज को ज़वाल है। तो कहानी वही है, आप इन्फ्लेशन पे आते हैं, उसके बाद डिफ्लेशन में आ जाते हैं, फिर इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन। हो गया नोट? चलो तीसरी हेडिंग खोलें, रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसको समझते हैं एक बड़ी देसी सी मिसाल के साथ। फ़र्ज़ करें आपकी बर्थडे है और आपने डिफरेंट गेस्ट को बुलाया हुआ, और जब लोग केक खाने के लिए आएंगे तो पैसे भी दे के जाएंगे। पैसे मिलते हैं ईद पे, ईद कह रहा हूँ बर्थडे पे, पता कि ईद पे भी पैसे मिलेंगे आप लोगों को। तो पैसे जब आपके पास इकट्ठे हो रहे होते हैं तो रात सोने से पहले एक आवाज़ आती है
कि बेटा पैसे मेरे पास रखवा दो, तुम अभी बच्चे हो, तुम पैसे घुमा दोगे। फिर आप क्या करते हैं, पैसे अम्मी के पास रखवा देते हैं। वो पैसा कभी वापस लिया नहीं, वो पैसा वापस नहीं आता। अम्मी कहती हैं कि कुछ पैसा या सारे पैसे मेरे पास रखवा दो। अच्छा, जब आप पैसे अम्मी को दे देते हैं तो आपके पास बाइंग पावर, तो बाहर जाके डिमांड जनरेट कर सकते हैं, चीज़ें खा सकते हैं। तो यही है रिजर्व रिक्वायरमेंट कि कमर्शियल बैंक को ऑर्डर आता है सेंट्रल बैंक से कि तुम हमारे पास इतना पैसा हमारे अकाउंट में रखवा दो एज अ गारंटी, कि कल को अगर तुम लोग डिफ़ॉल्ट कर गए तो जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं वो तो रोते हुए हमारे पास आएंगे, तो हम उनको पैसे दे सकें। तो अगर ये रिज़र्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम या ज़्यादा, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एग्रीगेट डिमांड, कंट्रोल ऑन, छा गए। देख लें, हाँ जी, लिख लिया? लिख लिया? जो लिख रहे हैं, चौथी हेडिंग खोलें, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। लिख लिया? लिखें। इससे मुराद है, इससे मुराद है वो मैक्सिमम लोन जो के, वो मैक्सिमम लोन जो के कमर्शियल बैंक को मिलता है सेंट्रल बैंक से। वो मैक्सिमम लोन जो कि कमर्शियल बैंक को मिलता है सेंट्रल बैंक से। वो मैक्सिमम लोन जो कि कमर्शियल बैंक को मिलता है किससे, सेंट्रल बैंक से। तो आप खुद ही बता दें, क्रेडिट राशनिंग अगर ज़्यादा है तो हम किस पे कंट्रोल कर रहे हैं? क्रेडिट राशनिंग ज़्यादा है, लोन ज़्यादा मिल रहा है डिफ्लेशन पे, और अगर क्रेडिट राशनिंग कम है, लिख लें।
लिख लिया? ये सामने कौन सा गैप है? ये आपके सामने कौन सा गैप है? क्या ये पॉजिटिव गैप है या ये नेगेटिव गैप है? पॉजिटिव तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इस पे कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी लगाऊं? एंटी इन्फ्लेशनरी। और दूसरा नाम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। वही नाम जो कि हमने फिस्कल में दिए थे, बस फ़र्क ये है कि अब फिस्कल का वर्ड यूज़ नहीं होगा। वर्ड किसका यूज़ होगा? मॉनेटरी का। तो अगर मुझे एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है तो अब ज़रा मुझे बताइएगा, बैंक रेट कम के ज़्यादा? ज़्यादा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिक्योरिटी बाइंग या सेलिंग? सेलिंग। उसके बाद क्या था? बोल रहे हैं, अभी तो लिखा है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, कम या ज़्यादा? ज़्यादा। और क्रेडिट राशनिंग, कम के ज़्यादा? कम। कम। तो परेशान क्यों है? तो एक काम करें, आप लोग लिख लें, एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी के नीचे 4 बुलेट्स खोल के ना लिखे ज़रा। एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के नीचे 4 बुलेट्स खोलें। पहले बुलेट में लिखें बैंक रेट ज़्यादा, बैंक रेट ज़्यादा। दूसरे में लिखें सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कौन से सेल कर रहा है भला? सेंट्रल बैंक सेल कर रहा। और नीचे लिखें रिजर्व रिक्वायरमेंट ज़्यादा और क्रेडिट राशनिंग कम। लिख लिया? हो गया? सामने देखें, ये गैप कौन सा? ये नेगेटिव गैप है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो कौन सी 4 बातें आएंगी? यहाँ चलें, पॉलिसी कौन सी होगी? एंटी डिफ्लेशनरी। 4 बातें बता दें। बैंक रेट कम, रिजर्व रिक्वायरमेंट कम, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बाइंग और क्रेडिट राशनिंग ज़्यादा। लिख भी लें। हो गया? श्योर? लॉक कर दिया जाए? चले जाए, ब्रेक करके आए 10 मिनट की। उसके बाद मल्टीप्लायर चैप्टर 8 में से, और उसके बाद एक और टॉपिक उसे लिंक करता है, चैप्टर नंबर 12 में है क्रेडिट क्रिएशन। तो उसको जोड़ के पढ़ते हैं। 10 मिनट के बाद आए, भाग जाए।